हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्यशाला। हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर.एस. शर्मा जो एनसीईआरटी है, हम उसका पूरा कवरेज कर रहे हैं और उसी सीरीज में ये लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेक्चर 7 भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें हम बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड एज ऑफ ऋग्वेद, जो कि चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी का। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। तो ये आपका जो वैदिक एरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जो आर्यंस थे उनका ओरिजिनल होम क्या था, क्या उनकी आइडेंटिटी थी। तो हमने बात कर ली थी पिछले लेक्चर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के गिरने का एक कारण ये भी बताया जाता है इसके डिग्रेडेशन का, कि आर्यंस के इन्वेजन की वजह से शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई हो। तो अब इस चैप्टर में हम आर्यंस के बारे में बात करेंगे, ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, कैसा उनका रहन सहन था, क्या उनकी कल्चर थी। तो वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, ये पता लग चुका है। इंडो यूरोपियन यानी कि जो यूरोप के कुछ हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, वही भाषाएं आर्यंस की भी थी, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो आर्यंस बोलते थे वो आज आज के यूरोप में भी बोले जाते हैं। तो कौन सा यूरोप में भी कौन सा हिस्सा, सदर्न रशिया हो गया या फिर सेंट्रल एशिया हो गया, ये तो एशिया का पार्ट हो गया। लेकिन रशिया का जो यूरोप वाला हिस्सा है, आपको पता हो जबकि यूएसएसआर था, तो उसमें कुछ कंट्री आज जो यूरोप में है वो यूएसएसआर थी कभी। तो उस वो वाला जो हिस्सा है, आल्प्स पर्वत के ईस्ट पार्ट में जो हिस्सा है, वहाँ की भाषाएं कुछ कुछ मैच करती हैं आर्यंस की भाषाओं से। पेस्टोरल थे ये, यानी कि घुमंतु प्रकार के लोग थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, कोई स्थायी इनका निवास बनाकर नहीं रहते थे। और इसीलिए हमें पता लगता है कि एग्रीकल्चर इनके लिए मुख्य व्यवसाय नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसे तो एक ही जगह पर रहना पड़ेगा जहाँ उसके खेत हैं। तो ये पेस्टोरल थे, एग्रीकल्चर इनका जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। करते थे एग्रीकल्चर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। और जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड थी ज़्यादातर। कहीं कहीं पे दिखाई देता है, कुछ हिस्से में ऐसा दिखाई देता है कि मैट्रिलिनियनिटी भी थी, मतलब कि मातृ सत्तात्मक सोसाइटी भी थी, लेकिन पेट्रियार्की ही मुख्य तौर पर थी। जैसे आज की जो इंडियन सोसाइटी है वो मुख्यतः क्या है, पेट्रियार्कल है। लेकिन कुछ हिस्सों में ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से हैं, केरल में कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ मैट्रिलिनियलिटी फॉलो की जाती है, मैट्रियार्की फॉलो की जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, लगभग हर एग्जाम ने पूछ रखा है कि हॉर्स यहाँ पर थे या नहीं थे। जी थे, हॉर्स ही इनका सबसे मुख्य जो जानवर था वो घोड़ा था। और हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में बात की कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ घोड़े का इस्तेमाल नहीं होता था, और अगर होता भी था तो बहुत कम पैमाने पर होता होगा, ऐसा अभी तक पता लगा। तो भाषाओं से हमें पता लग गया कि कहाँ के ये लोग थे। और इसके अलावा इनके देवताओं की बात करें तो अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, ये इनके मुख्य देवता थे। आगे इनके बारे में अभी हम और भी पढ़ेंगे। इनकी पुस्तक की बात करें तो 10 मंडल्स, 10 मंडल, यानी 10 मंडल का मतलब 10 पुस्तकें, आप ऐसा समझिए कि 10 पुस्तकों का एक समूह बना, और उसी को हम फिर ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद के ही ये देवता थे, ये सब ऋग्वेद में ही जिक्र है इनका, अग्नि हो, इंद्र हो, मित्र हो, वरुण हो। तो ये जो 10 मंडल से बनकर ऋग्वेद तैयार हुआ, इसमें सबसे पहले जो बुक बनी वो बुक सेकंड टू बुक 8, बुक, यस इट शुड बी 8, ये 8 होना चाहिए। और बुक 2 से लेके, हाँ यस इट्स 8, ये पहले बनाई गई, और बुक 1 जो है वो बाद में लिखी गई, या फिर बुक 10 जो है वो भी बाद में लिखी गई। इसके अलावा जो ऋग्वेद है वो जैन अवस्था, आपको पता होगा, एक ईरानियन लैंग्वेज की बहुत ही पवित्र पुस्तक मानी जाती है। जो
जोरोएस्ट्रियंस हैं, जोरोएस्ट्रियंस एक रिलीजन है जोरोएस्ट्रियन, उनकी जो पवित्र पुस्तक है वो है अवेस्ता। तो ऋग्वेद के कुछ शब्द और अवेस्ता के कुछ शब्द वो जो है मिलते जुलते हैं, तो उससे पता लगता है कि आर्यंस ईरान में भी रहे थे, या तो ईरान के ही थे या फिर कहीं से आए थे, ईरान में रुके थे, फिर ईरान से यहाँ आए। लेकिन इस बात पे ज़्यादा मान्यता है कि ये लोग पहले माइग्रेट करते हुए आ रहे थे यूरोप से, और ये ईरान में जाकर रुके, और फिर ईरान से कुछ शाखाएं जो है वो भारत में आ गई। इसी तरीके से कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जैसे एक 1600 बीसी का कैसाइट इंस्क्रिप्शन और मितानी इंस्क्रिप्शन, ये 14th सेंचुरी बीसी का, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 1400 बीसी के आसपास का इंस्क्रिप्शन है, और ये इराक में मिला है। इससे भी पता लगता है कि जो बहुत सारे कुछ आर्यंस थे वो ईरान से इधर वेस्ट की तरफ आए थे और भारत में आके रुके भी थे। और भारत की जो पहली शाखा थी, जो सबसे पहले आर्यंस आए थे वो यही थे, और 1500 बीसी के आसपास भारत में आर्यंस का आना शुरू हुआ था। और कहाँ कहाँ रहते थे ये? ईस्टर्न अफगानिस्तान, क्योंकि उस समय पर तो भारत का हिस्सा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, और कुछ कुछ वेस्ट यूपी के हिस्से, ये इनका क्षेत्र था। अगर हम नदियों की बात करें जिनका जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, तो एक नदी है कुंभा, जो आज के अफगानिस्तान में है, इंडस यानी सिंधु नदी, और इसकी 5 ब्रांच, इनका जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। तो मुख्यतः आपको 7 नदियों का जिक्र मिलता है, कुंभा और सिंधु, और सिंधु की 5 अलग अलग ब्रांच। तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार जिक्र वहाँ पे हुआ है, बार बार उसका जिक्र हुआ है। और जो सबसे पवित्र नदी जो मानी गई वो मानी गई सरस्वती, सिंधु नहीं, सरस्वती। हालांकि सबसे ज़्यादा बार किस नदी के बारे में लिखा गया है? सिंधु नदी के बारे में। सरस्वती को बोला गया है नदीतमा, नदीतमा यानी नदियों में सबसे पवित्र। और हालांकि सरस्वती नदी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो घग्गर और हाकरा का चैनल है हरियाणा और राजस्थान में, उसी चैनल, वो चैनल जो है वो सरस्वती नदी ही थी। इस पर अभी रिसर्च जारी है। और जो पूरा क्षेत्र जहाँ जहाँ आर्यंस बसे, यानी हमने बात करी अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, या फिर पंजाब का क्षेत्र हो, है ना, या फिर वेस्ट यूपी का क्षेत्र हो, वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है, यानी 7 नदियों की भूमि। और ये लोग आए, और इनके दास और दस्यु, दास और दस्यु 2 तरीके के लोग थे, इनका बार बार जिक्र है ऋग्वेद में कि दास और दस्यु 2 कैटेगरी के व्यक्ति थे। इनकी लड़ाई होती है किससे? आर्यों से, या आर्यों की लड़ाई दास और दस्युओं से होती है। तो अब ये कौन थे भैया दास और दस्यु? तो ऐसा माना जाता है कि जो ये दस्यु थे ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि आर्यंस लोग बाहर से आए और दस्यु लोग यहीं रहते थे, इसलिए लड़ाई हो रही थी आर्यों और दस्युओं की। और एक आर्यन चीफ था, आर्यन की आर्मी का मुखिया ऐसा समझिए आप, हालांकि आर्मी होती नहीं थी इनके पास, लेकिन सामान्य तौर पे आप मान सकते हो कि जो सेना थी उसका जो मुखिया था उसका नाम था त्रशदस्यु, उसने इनको जीता, त्रशदस्यु। तो ये नाम पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। और जो दास थे इनके प्रति जो आर्यंस थे वो थोड़े से सॉफ्ट थे। क्यों सॉफ्ट थे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग इन्हीं में से थे। इनकी जो प्रारंभिक प्रजाति थी वो दास ही थी, जो शायद पहले आ गई थी यहाँ पे कुछ कुछ हिस्सों में, लेकिन उनकी लड़ाई दस्युओं से नहीं हुई थी। तो आर्य जो है दासों से भी लड़े थे, लेकिन दासों के प्रति थोड़े से सॉफ्ट थे, और लेकिन दस्युओं के प्रति उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली हॉस्टाइल था। और एक शब्द है दस्यु हत्या, इस शब्द का बार बार जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो दस्यु थे, यानी जो ओरिजिनली यहाँ रहते थे, वो फेलस की वर्शिप करते थे, और उनके पास किसी भी तरीके का कोई कैटल नहीं था कि जो डेयरी प्रोडक्ट जिससे वो ले सकें। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट थे। एक, जो ये आर्यंस के आने से पहले जो लोग यहाँ थे
उनके साथ जो लड़ाई हुई अभी हमने देखा कि दास और दस्युओं से। दूसरा था आपस में भी लड़ते थे, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से लड़ रही थी, क्योंकि जो आर्यंस थे बेसिकली वो ट्राइबल लोग ही थे, तो आपस में लड़ाई होती थी। तो मुख्यतः 5 ट्राइब्स में ये लोग बटे हुए थे आर्यन। तो 5 ट्राइब्स को क्या बोला जाता है कंबाइंडली? पंचजन। पंचजन, क्योंकि जन का मतलब ही ट्राइब है। जन शब्द ऋग्वेद में ट्राइब के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है भरत और तृत्सु, ये इन पांचों में मुख्य ट्राइब थी। भरत और तृत्सु ये रूल करती थी पांचों के ऊपर, और इनके जो मुख्य पुजारी थे, मुख्य पुरोहित थे, वो थे वशिष्ठ। वशिष्ठ इनके मुख्य पुरोहित थे। और जो देश का नाम हमारे का भारतवर्ष पड़ा, वो इस भरत ट्राइब के नाम पर ही पड़ा। और ये सबसे पहले इस शब्द का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में मिलता है, भारतवर्ष का नाम। फिर एक बैटल ऑफ 10 किंग्स बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। 10 राजाओं का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो एक तो सबसे बड़ी जो ट्राइब थी भरत ट्राइब, और इसके खिलाफ 10 अलग चीफ लड़ रहे थे। भरत अकेली ट्राइब थी, इसके खिलाफ 10 कह सकते हैं 10 ट्राइब्स की कंबाइंड सेना लड़ रही थी भरतों के खिलाफ। इन 10 में 5 ऐसे थे जो कि आर्यंस थे, और 5 ऐसे थे जो नॉन आर्यंस थे, यानी कि जो पहले से ही यहाँ पर रहते थे। उनके बीच परुष्णी नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। पूछा जाता है किस नदी के किनारे? परुष्णी। परुष्णी यानी आज की जो रावी नदी है उसको ऋग्वेद में परुष्णी कहा गया है। इसमें जीता कौन? भरत ट्राइब जीती। भरतों का राजा कौन था? ये तो ट्राइब का नाम है भरत, इनका राजा था सुदास, जिसने ये युद्ध जीता था। अब इस युद्ध के बाद भरत ट्राइब की बहुत शाख बन गई इस क्षेत्र में, और वो इन सब पे राज करने लगा, क्योंकि 10-10 सेनाओं को उसने एक साथ हराया था। और जब जीत गया भरत तो उसे राज भी चलाना था अपना। तो इतना बड़ा जब राज्य फैल गया तो उसने क्या किया, जो हारे हुए थे उनमें एक पुरु जात ट्राइब थी, पुरु प्रजाति, या कह सकते हैं पुरु ट्राइब, उनके साथ समझौता कर लिया। अब जो है एक नई ट्राइब इसमें से बनी, पुरु और भरत से मिलके क्या बना? फिर एक नई ट्राइब मिली, कुरु। फिर जो कौरव जो शब्द आता है महाभारत में, वो संभवतः यहीं से आता है, ऐसा माना जाता है। तो कुरु ट्राइब बनी। अब कुरुओं ने पांचाल नाम की एक ट्राइब के साथ समझौता कर लिया, और फिर उसके बाद इन लोगों ने एक अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया, जो आज का अपर गंगेटिक बेसिन है, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ना, और कुछ कुछ बिहार का क्षेत्र है, अपर गंगेटिक बेसिन में आप मान सकते हैं। तो वहाँ पर अपना जो है राज्य फैलाया। हालांकि अपर गंगेटिक बेसिन में बेशक और क्षेत्र आते हों, लेकिन राज्य जो इनका सीमित था, जो आज का वेस्ट यूपी वाला हिस्सा है, वहाँ तक मुख्यतः इनका राज्य था। और ये सब बातें लेटर वैदिक टाइम्स में आ जाती हैं। ये सारी जो कहानी है कि कुरु और पांचाल मिले, फिर इन्होंने कहाँ कहाँ राज्य किया, ये लेटर वैदिक टाइम की बात है। अभी हम वैदिक काल के शुरुआत की बात कर रहे हैं, ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेटेरियल लाइफ कैसी थी इनकी? तो बताया कि हॉर्स थे इनके पास, जो इनके लिए बहुत ही काम की चीज़ थी, युद्धों में इनका साथ देते थे। इसके अलावा रथ इनकी विशिष्टता थी, इसी वजह से ये युद्ध जीतने में माहिर थे। और कुछ कुछ इनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी था, इनके पास विशिष्ट प्रकार के हथियार थे जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए थे ना। और इसके अलावा एग्रीकल्चर की भी इनको जानकारी थी अच्छी खासी, और इनको सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ये मौसम के अनुसार ये सब करना जानते थे, कब कौन सी फसल को उगाना है, काटना है, ये सारी जानकारी इनको थी। लेकिन मुख्यतः थे ये पेस्टोरल ही। तो पेस्टोरल थे तो इनको जानवर भी चाहिए, साथ में जानवर ही तो लेके चलते थे लोग, कि इनका जो जीवन है वो उनके सहारे कटता रहे। तो इसीलिए जो गाय है और बैल हैं, इनका बार बार जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, और गाय को बहुत ही पवित्रतम माना है। और बल्कि जितनी भी लड़ाइयाँ और का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, वो गाय के ऊपर हुई हैं, गाय के ओनरशिप के ऊपर। गविष्टि एक शब्द आता है, गविष्टि का मतलब है युद्ध। ऋग्वेद में युद्ध ही गविष्टि है, लेकिन किसके लिए? गाय की खोज के लिए जो युद्ध लड़ा गया है वही गविष्टि है। यानी एक दूसरे की गाय चुराते थे और उसके पीछे फिर युद्ध होते थे कि कौन किसकी गायों पे कब्जा करे।
इस तरीके का गाय को वहां पे दर्जा मिला हुआ था ऋग्वैदिक काल में। फिर गिफ्ट के रूप में भी गाय दी जाती थी। आज भी कुछ जगह पर चलन है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, बस एक नाम मात्र के लिए है। लेकिन पहले ये एक नॉर्म था कि गाय ही गिफ्ट के रूप में दी जाएगी, और कुछ केसेस में साथ में वीमेन स्लेव भी दी जाती थी, यानी घर के कामकाज करने के लिए आप समझ सकते हैं कि बंधुआ औरतें दी जाती थी, और गाय के साथ ये गिफ्ट होता था। और ये वीमेंस फिर घर के सारे कामकाज देखती थी, और खेती का काम ये लोग नहीं देखते थे। यानी जो गिफ्ट के रूप में जो वीमेन स्लेव में दी जाएगी, वो केवल घर के जो भी चौका बर्तन इस तरह के जो काम होते हैं घर में, स्त्री के, वो काम ही ये केवल देखती थी। और क्राफ्ट्स की बात करें तो कारपेंटर थे, रथ बनाते थे ये लोग, और बहुत अच्छे बुनकर थे, लेदर का काम भी जानते थे, कुम्हार भी थे। ऐसे ही एक शब्द आता है अयस। अयस यानी कॉपर या ब्रॉन्ज, इन दोनों के लिए अयस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र के बारे में संभवतः ये लोग नहीं जानते थे, ऐसा अभी तक कुछ स्पष्ट पता नहीं लगा है, क्योंकि समुद्र के बारे में बहुत जिक्र नहीं है। हालांकि समुद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो किस सेंस में हुआ है, कलेक्शन ऑफ वाटर, यानी कहीं भी मान के चलो पानी का कोई कुंड है, कोई तालाब है, उसको भी ये लोग समुद्र बोलते थे, ऐसा ऋग्वेद में पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है। शहरों में नहीं रहते थे, शहर थे ही नहीं। जिस तरीके से हड़प्पन काल में शहर थे, वैसे आर्यंस के पास कोई शहर नहीं थे शुरुआत में। और एक भगवानपुर जगह है पंजाब में, वहाँ पे थोड़े कुछ वर्षों पहले ही पता लगा है एक साइट से कि वहाँ पे 13 कमरे। तो ये 13 कमरों का जो घर है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जॉइंट फैमिली थी, कई कई लोग एक ही घर में रहते थे। इसके अलावा घोड़ों की हड्डियां भी यहाँ भगवानपुरा में मिली हैं। तो घोड़ा तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पशु था ही था। इसके अलावा इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका एक ट्राइबल चीफ होता था, और वही युद्ध में अगुवाई करता था उनकी, और इसको बोला जाता था राजन। लेकिन इसके पास बहुत कोई अनलिमिटेड पावर नहीं थी, तो जो मन में आएगा वो करेगा नहीं। जो राजा की पोस्ट थी वो आनुवांशिक हो चुकी थी, हेरिडिटरी, यानी राजा का बेटा राजा होगा। लेकिन कई जगह पर इलेक्शन की भी कुछ कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि इलेक्शन भी कई जगह होते थे, और वो एक समिति नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो इन इलेक्शन को करवाता था। अभी देखेंगे आगे समिति के बारे में भी। तो किंग जो था उसको कहा जाता था कि ट्राइब का प्रोटेक्टर, वो रक्षक है एक जनजाति का, और वो अपने पशुओं की रक्षा करता था, क्योंकि पशु ही सबसे बड़ा धन था उस समय। युद्ध वही लड़ता था, और प्रजा की तरफ से भगवान को खुश करने के लिए जो प्रेयर थे वो भी वही करता था। वहां पर मुख्यतः 4 तरह की असेंबली थी। जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे यहाँ पे अभी इस समय लोकसभा और राज्यसभा होता है भारत में, उसी तरीके से वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में 4 सभाएं होती थी, समिति, सभा, विधाता और गण। लेकिन इनमें ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण थी, सभा और समिति। जैसे अगर हम देखें विधानसभा और विधान परिषद, या फिर लोकसभा या राज्यसभा भी देख लें, तो इन दोनों में, विधानसभा और विधान परिषद में, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विधानसभा ही इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है। तो ऐसे ही थी तो 4 ये समितियां, लेकिन सभा और समिति इन दो का ज्यादा ही महत्व था। तो जो महिलाएं थी वो इनमें से 2 को अटेंड कर सकती थी। कौन कौन से को? एक तो सभा को। सभा यानी कि आप ऐसा समझिए कि सामान्य तौर पर सभी के लिए ओपन हो, ऐसा समझिए। और जो समिति थी वो एक्सक्लूसिवली कुछ एक लोगों तक ही सीमित थी। जैसे कि प्रधानमंत्री की का जो मंत्रिमंडल होता है, उसमें कई तरह के मंत्री होते हैं, आपको पता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, है ना, और जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जो रोज प्रधानमंत्री से मिल रहा है वो है कैबिनेट। तो ऐसे ही जो समिति थी वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं लोगों की थी, और सभा जो है सामान्य तौर पर सभी के लिए थी। तो जो महिलाएं थी वो समिति को अटेंड नहीं कर सकती थी, सभा को अटेंड कर सकती थी, और विधाता को भी कर सकती थी। तो इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी कौन था? पुरोहित। पुरोहित कहा गया है, जो प्रीस्ट जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट उस समय पर लोग थे।
तो जो दो महत्वपूर्ण पुरोहित के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेदिक काल में, वो थे वशिष्ठ। वो हमने देखा ही, वशिष्ठ जो है वो हमने पीछे देखा कि जो भरत थे, भरत और त्रित्सु, इन दोनों के जो कहना चाहिए कि किनके निरीक्षण में या संरक्षण में काम करते थे, ये वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ और दूसरे कौन थे, विश्वामित्र, इन दोनों का जिक्र हमें मिलता है कि ये सबसे प्रभावी उस समय पर प्रीस्ट रहे। टैक्स कलेक्शन की कोई भी ऐसी हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ा है कि टैक्स कलेक्शन के लिए कोई स्पेशल ऑफिसर था। और विश्वामित्र जो थे, आपको पता है, उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की, जो ओम भूर्भुवः स्वः जो है गायत्री मंत्र, वो विश्वामित्र ने ही लिखा है। और इसके अलावा एक शब्द आता है सेनानी। सेनानी किसके लिए आता है कि आप समझ सकते हैं सेनानी का मतलब जो सेना का प्रमुख हो। हालांकि सेना का प्रमुख राजा ही होता था, लेकिन एक सैनिक भी तो कोई होगा ना जो सेना को लीड करेगा, तो वो सेनानी उसको बोला गया। बलि, बलि शब्द का बार बार इस्तेमाल आता है। बलि मतलब पशुओं की बलि के बारे में नहीं है वो। उसका मतलब है कि लोग अपनी इच्छा से कुछ अनाज राजा को भेंट कर रहे हो या कुछ भी, तो वो बलि है। और इसी तरीके से न्याय के लिए किसी भी कोई ऐसी बॉडी नहीं थी, जैसे आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जज है। इस तरह का कोई भी न्याय के लिए कोई अधिकारी दिखाई नहीं देता है, तो राजा ही था, या राजन जिसको बोलते थे उस समय पर, वही न्याय करता था। ऐसा नहीं है कि बहुत आदर्श सोसाइटी थी, क्योंकि वहां पे कोई जरूरत ही नहीं थी कोर्ट की, जस्टिस की। ऐसा नहीं है, क्योंकि चोरी की खबरों के बारे में पता लगता है कि चोरी होती थी, बर्गलरी होती थी, और इस तरह के जो पैटी क्राइम्स थे वो होते थे। और गाय की चोरी ज्यादा होती थी। इसी तरीके से स्पाइस के बारे में पता लगता है कि उस समय पर जासूस नियुक्त किए जाते थे। तो यानी क्राइम तो होता था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी सोसाइटी में, तो जासूस नियुक्त किए जाते थे। कोई अनसोशल एक्टिविटी अगर हो रही है, उस पर निगरानी रखने के लिए। एक शब्द आता है व्रजपति। व्रजपति कौन था? ये एक अधिकारी था जो कि जो पेस्चर ग्राउंड है, बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं जहाँ पर के जीव जंतु चरते हैं, इस तरह की जो लैंड है, उसका जो राजा होता था या उसका जो अधिकारी था, उस पर निगरानी रखने वाला, वो था व्रजपति। और वो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, और ये धीरे धीरे बनते थे, अचानक से व्रजपति कोई नहीं बनता था। होता क्या था कि वो जो है कुलप का अधिकारी होता था। आप ऐसे समझिए, ये व्रजपति है, इसके अंडर में कुछ कुलप होते हैं। कुलप, कुलप का मतलब है, कुलप मतलब कुछ फैमिलीज का अधिपति। कई सारी फैमिलीज के अंडर में काम कर रही हैं, मतलब उनका ये राजा है कुलप जो है। और एक ग्रामणी, ग्रामणी एक शब्द आता है। ग्रामणी कौन है? ग्रामणी है कि अगर कोई युद्ध में जो लड़ेगा, जो युद्ध में लड़ेगा, तो वो ग्रामणी के अंडर में लड़ेंगे। यानी आप ऐसे समझिए छोटी टुकड़ी का एक अधिकारी। और कुलप कुछ परिवारों का अधिकारी। तो इनके ऊपर था ब्रजपति। तो आप समझ सकते हैं कि पहले आदमी ग्रामणी या कुलप होगा, उसके बाद व्रजपति बने। तो ये एक व्यवस्था थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जिक्र हमें नहीं मिलता कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोई रहा हो। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं रहा हो, आप समझ सकते हैं, क्योंकि घूमते फिरते लोग थे, पेस्टोरल सोसाइटी थी, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? आपको एसडीएम बना दिया किसी क्षेत्र का, कोई एक्स वाई जेड ए नाम का क्षेत्र दे दिया, एसडीएम बना दिया, यही तो होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। डीएम, एसडीएम, ये सब क्या है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस ए क्षेत्र के लोग आज यहाँ हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अगले 6 महीने बाद सपोज करो इस पूरे इलाके को खाली करके किसी बी प्लेस पे चले गए, तो यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो खत्म। जब लोग ही नहीं है तो किसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करोगे? तो इसलिए यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ट्राइब और फैमिली की बात करें तो किनशिप ही मुख्य आधार था सोशल स्ट्रक्चर का। किनशिप मतलब परिवार, परिवार ही मुख्य आधार था पूरी सोसाइटी का। और व्यक्ति की जो पहली निष्ठा थी वो ना किसी देश के प्रति थी, क्योंकि देश कोई था नहीं, और किसी के प्रति नहीं, सिर्फ अपनी जाति के प्रति, ट्राइब, ट्राइब जनजाति के प्रति। क्योंकि जाति
तो धीरे धीरे आई हैं। ये शुरुआत में तो ट्राइबल सोसाइटी थी, इनको जन कहा जाता था, तो इसी के प्रति निष्ठा रखता था हर व्यक्ति। और जन शब्द का इस्तेमाल 275 बार किया गया है ऋग्वेद में, लेकिन जनपद शब्द का 0 बार। इससे पता लगता है कि जनपद नाम की कोई विषय वस्तु उस समय पर थी ही नहीं। जनपद तो बाद में बने, देश, राज्य, ये सब बाद में बने। एक शब्द आता है विश्व। विश्व क्या है? ये भी जैसे का मतलब ट्राइब है, विश्व का मतलब भी ट्राइब ही है। एक अलग शब्द है, समानार्थी शब्द है, और इस शब्द का भी इस्तेमाल 170 बार किया गया है, और जन का किया गया है 275 बार। ठीक है। फैमिली को कुल बोला गया है, लेकिन ऋग्वेद में इस शब्द का बहुत ज्यादा बार जिक्र नहीं आया है, लेकिन गृह शब्द का बार बार इस्तेमाल आया है। तो गृह का मतलब फैमिली से ही है, कुल से ही है, कुल ही ग्रह है। और ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि कोई बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली मिलती है ना। हमने भगवानपुरा में जैसे देखा 13 कमरों का एक घर है, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। और वहां पे मुख्यतः उनकी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो अपने बच्चे को बहादुर हो, बच्चा उसके लिए प्रेयर करते थे कि मेरे को लड़का हो और वो भी बहादुर हो, जो कि युद्ध लड़े और युद्धों में जीते वो। और लड़की के लिए कोई डिजायर संभवतः उस समय पर नहीं थी, ऐसा पता लगता है कुछ अन्वेषणों से। और जो वीमेन थी वो असेंबली को अटेंड कर सकती थी, हमने देखा ही कि वो सभा को अटेंड कर सकती थी, वो विधाता को अटेंड कर सकती थी, और वो अगर कुछ ईश्वर से प्रेयर करनी है तो अपने पति के साथ उसमें हिस्सा ले सकती थी प्रेयर के। पॉलीएंड्री एग्जिस्ट करती थी कुछ पैमाने पर, ऐसा देखने में आता है, यानी बहुविवाह। आप ऐसा समझिए कि एक स्त्री के एक से ज्यादा पति, तो वो पॉलीएंड्री हो गया। तो ऐसा जो है मिलता था। लेविरेट और विडो रीमैरिज देखने में आया है, यानी अगर विधवा हो जाए तो दोबारा शादी हो सकती है, या फिर स्त्री मर जाए, किसी की विधुर हो जाए वो, तो उसकी भी शादी दोबारा हो सकती है। चाइल्ड मैरिज का कोई भी यहाँ पर अंश नहीं दिखाई देता, और जो शादी थी ज्यादातर 16 से 17 वर्ष की उम्र में होती थी। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल नहीं थी इस काल में। सोशल डिवीजन की बात करें तो एक शब्द आता है वर्ण, बार बार। वर्ण का मतलब है रंग से, कलर। क्योंकि जो आर्यन थे वो फेयर कलर के थे, और वो जो है डिफर करते थे यहाँ के जो मूल निवासी थे, क्योंकि वो डार्क कलर के थे, तो कलर में डिफरेंस था। सोशल डिवीजन की बात करें तो सोशल डिवीजन बढ़ता चला जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ा है वो। क्यों? क्योंकि आर्यंस ने जैसे यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया, तो जिनके पास ज्यादा सामान आ गया, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को लूटा या युद्ध में जीते आप उसे, तो सामान फिर उनमें बटेगा जिन्होंने जीता है। तो उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, जो लड़े उनको ज्यादा मिलेगा, सामान्य सी बात है। तो इस तरीके से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता गया, ऐसा पता लगता है। हालांकि इनका बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है इन सारी बातों पे अभी कोई, क्योंकि लगातार ये रिसर्च जारी है। इस पूरी थ्योरी को भी कई बार कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है कि शायद ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी ही शायद गलत हो, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। आपको कोई जो नई रिसर्च आ रही है उस पर नहीं जाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। या नई रिसर्च के हिसाब से आप कोई क्वेश्चन दिमाग में रख के तैयारी करें, नहीं। जो दास और दस्यु थे वो आर्यंस ने जीते, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और बाद में जो शूद्र नाम का जो चौथा एक वर्ण तैयार हुआ, वो चौथा वर्ण जो है वो संभवतः यहीं से निकला, कि जो यहाँ हार गए युद्ध में आर्यों से, उनको स्लेव की तरह रखा गया, वही शूद्र बने। और धीरे धीरे जो सोसाइटी थी वो 4 हिस्सों में बटी। पहला वॉरियर क्लास जो युद्ध लड़ने जाते थे, सेकंड प्रीस्ट क्लास जो कि ईरान में भी प्रीस्ट होते थे, उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी ये प्रीस्ट होते थे, जो कि उस समय के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग होते थे। जैसे हमने देखा विश्वामित्र और वशिष्ठ दो मुख्य प्रीस्ट थे उस समय। ऐसे ही
जो ये शूद्र शब्द है उसके बारे में पहली बार जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद की जो 10वीं बुक है, जो बाद में लिखी गई है ना, पहली और 10वीं बाद में लिखी गई है, हमने देखा, तो उसमें शूद्र शब्द का इस्तेमाल मिलता है। शूद्रों को गिफ्ट के रूप में दिया जाता था कई बार प्रीस्ट के लिए, और ये फिर ये स्लेव के रूप में क्या काम करते थे? जो घर के दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, सफाई और जो भी छोटे मोटे काम, वो सारे ये करते थे। गृह संबंधी जो कार्य थे वो ये प्रीस्ट के घर में शूद्र संभालते थे, ऐसा हमें कई जगह वर्णन मिलता है कि ये गिफ्ट के रूप में दिए जाते थे। और लेकिन ज्यादातर जो है वो महिला गिफ्ट के रूप में दी जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि घरेलू कामकाज जो है वो महिलाएं ज्यादा अच्छे से करती हैं। जैसा आज भी ये स्टीरियोटाइप है कि घर के कार्य जो है वो वीमेन ज्यादा अच्छे से करती है, तो ऐसा ही उस समय से ये चला आ रहा है। और सोशल डिवीजन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, इस तरह का कोई सोशल डिवीजन नहीं था कि किस पे ज़्यादा लैंड है, क्योंकि लैंड कोई बहुत ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु उस समय पर नहीं मानी जाती थी। और जिसके पास ज़्यादा गाय हैं, ज़्यादा जानवर हैं, वो ज़्यादा अमीर माना जाता है। तो इस आधार पर यानी प्रॉपर्टी के आधार पर कोई बहुत ज़्यादा इनइक्वेलिटी नहीं थी शुरुआत में। वो किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, आप वॉरियर का काम कर रहे हैं, आप सेना में हैं, या फिर आप प्रीस्टली वर्क कर रहे हैं, या फिर आप कोई डेली हाउस होल्ड कार्य कर रहे हैं, जिसे आप सेवा कार्य कह सकते हैं, है ना। तो उसके आधार पर आपकी वैल्यू थी। भगवान की बात करें तो इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट देवता है। इसे पुरंदर कहा गया, यानी कि फोर्ट को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, फोर्ट डिस्ट्रॉयर। इसके लिए 250 हिम्स, तो इंद्र को 250 हिम्स डेडिकेटेड हैं ऋग्वेद में। दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो हैं अग्नि, इनको 200 हिम्स डेडिकेटेड हैं, 200 श्लोक आप ऐसा कह सकते हैं। सूक्त कहते हैं वैसे तो हिम्स को, 200 सूक्त इनको लिए डेडिकेटेड। और फिर वरुण है। वरुण यानी कि जो नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड रखने वाले, यानी प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है वो उसको बैलेंस कौन बनाते हैं? वरुण। वरुण यानी पानी, पानी को ही तो वरुण कहा जा रहा है ना। और जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है वो इनकी इच्छा से हो रहा है, मतलब इनकी जैसी इच्छा है वो दुनिया में रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा माना गया। और ये जो है देवता और लोगों के बीच में जो इंटरमीडिएरी थे वो कौन थे? अग्नि देवता, यानी लोगों के और देवताओं के बीच में इंटरमीडिएरी है अग्नि देवता। एक सोम है देवता, यानी जो पेड़ पौधों के देवता है वो सोम, बाद में फिर एक शराब को भी सोम रस कहा जाने लगा था। कुछ फीमेल देवी भी हैं, अदिति और उषा। अदिति और उषा जैसे का मतलब है कि जो सुबह होती है, सूर्योदय के समय पे जो भोर का काल होता है, जब सूर्य बस उग रहा होता है, तो उसे भी एक देवी के रूप में देखा गया, भोर को। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ये ऋग्वेद में ऐसा दिखाई नहीं देता। और मेल गॉड्स शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट थे फीमेल गॉड्स। और प्रेयर होती थी ऋग्वेद में, मुख्यतः प्रेयर पे ध्यान दिया गया, कोई रिचुअल पे ध्यान नहीं दिया गया कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये ज्यादा देखने में आता है। कोई रिचुअल या सेक्रीफाइस ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। और ये जो वर्शिप करते थे वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं था, शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी ज्यादा जानना शुरू नहीं हुआ था। ये इसलिए करते थे कि हमें लड़का हो, है ना, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पशु हों, जैसे आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा अच्छी से अच्छी नौकरी के बारे में हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, उस समय में पशुओं के लिए किया जाता है। हम हमें खाना टाइम से मिलता रहे, अच्छा मिलता रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये मांग होती थी उस समय पर। तो ये था पूरा चैप्टर का कवर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।